विवेचना में आज कहानी ओशो यानी भगवान रजनीश की। क्या वो आदि विद्रोही थे या सेक्स गुरु? अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। अपने लाखों प्रशंसकों, शिष्यों और अनुयायियों के लिए वो सिर्फ ओशो थे। भारत और फिर बाद में पूरी दुनिया में उन्हें आचार्य रजनीश और भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाता था। ओशो का अर्थ है वो शख्स जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। सुदूर पूर्व में इस शब्द का इस्तेमाल सौभाग्यशाली शख्स के लिए किया जाता है जिस पर आसमान से पुष्प वर्षा होती है। ओशो को पूरी दुनिया एक विद्रोही, लकीर से हटकर चलने वाले एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में देखती है, जो कि एक अराजकतावादी के साथ साथ एक प्रबुद्ध लेखक भी है। ओशो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी जगी क्योंकि वो किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे। 11 दिसंबर 1931 को मध्य भारत में गदरवारा में जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। जब 1951 में बीए पास करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर से उनकी ठन गई। वो लेक्चर के दौरान इतने सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर जवाब देते देते तंग आ जाते थे और वो समय पर अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे। वसंत जोशी ओशो की जीवनी द ल्यूमिनस रेबेल, लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैवरिक मिस्टिक में लिखते हैं। आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अल्टीमेटम दे दिया कि उस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या ओशो। प्रधानाचार्य ने ओशो को अपने दफ्तर में बुलाकर कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रकरण में ओशो की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर उनके कॉलेज का सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफा दे दे। ओशो ने इस शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला किया कि प्रिंसिपल उनका दाखिला किसी और कॉलेज में करा देंगे। ओशो इतने कुख्यात हो चुके थे कि शुरू में हर कॉलेज ने उन्हें अपने यहां रखने से इनकार कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से डीएन जैन कॉलेज में उनका दाखिला हो पाया। ओशो ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनकर की। सन 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उनको जमाने में एक तेज तर्रार अध्यापक माना जाता था। इसी दौरान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया। वो पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादास्पद व्याख्यान देने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से भी त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। सन 1969 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला क्रिस्टीना वुल्फ से हुई। उनको ओशो ने सन्यासी नाम मां योगा विवेक दिया। वो उन्हें अपने पिछले जन्म की दोस्त मानते थे। वो उनकी निजी सहयोगी बन गई। ओशो ने शुरू से ही सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ओशो का मानना था कि संगठित धर्म लोगों का आध्यात्मिक ज्ञानोदय के बजाय लोगों में विभाजन का जरिया बना है। उनकी नजर में धर्म कुरीतियों का शिकार होकर अपनी जीवन शक्ति खो चुका है। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू माना, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना है। उन्होंने पूर्वी दर्शन और फ्रायड के मनोविश्लेषण का अद्भुत समन्वय लोगों के सामने पेश किया
और खुले शब्दों में सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत की। जटिल अवधारणाओं को सामान्य भाषा में पेश करने की उनकी क्षमता ने अलग अलग पेशे के कई लोगों को उनकी तरफ आकृष्ट किया। जाने माने लेखक खुशवंत सिंह ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा था, ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारकों में से एक थे। इसके अलावा वो सबसे अधिक विचारशील, वैज्ञानिक सोच और नए विचारों वाले शख्स थे। अमेरिकी लेखक टॉम रॉबिन्स का मानना था कि ओशो की किताबें पढ़कर लगता है कि वो 20वीं सदी के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु थे। कई सालों तक ओशो की सचिव रही मां आनंद शीला बहुत कम उम्र में उनके संपर्क में आ गई थी। ओशो अपनी हर महिला अनुयायी को मां का नाम दिया करते थे, क्योंकि वो हर महिला को मातृत्व का प्रतीक मानते थे। हर पुरुष अनुयायी को वो स्वामी कहकर पुकारते थे, ताकि उन्हें हमेशा ये बात याद रहे कि उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। शीला अपनी आत्मकथा डोंट किल हिम, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विद भगवान रजनीश में लिखती हैं, आमतौर से भगवान बिना पहले से तय किए गए समय के बगैर लोगों से मिलते नहीं थे, लेकिन हम उनसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलने चले गए थे। जब मैं उनके कमरे में घुसी तो वो कमरे के किनारे पर एक सोफे पर पालथी मारे हुए बैठे हुए थे। उन्होंने सफेद रंग का एक गाउन पहन रखा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भगवान मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और अपनी बाहें फैला दी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और बहुत धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनकी गोद में अपना सिर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं चुपके से उठकर जाने लगी तो उन्होंने मुझे फिर बुला लिया। उन्होंने कहा, शीला, कल तुम मुझसे 2:30 बजे मिलने आओगी। ओशो अपने हर शिष्य को लकड़ी की बनी एक माला देते थे, जिसमें एक लॉकेट होता था और उसके दोनों तरफ ओशो का चित्र लगा होता था। हर सन्यासी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो हर समय उस लॉकेट को पहने। वो चाहते थे कि उनके शिष्य नारंगी या लाल कपड़े पहने। ये जरूरी होता था कि वो कपड़े ढीले हों, ताकि आसानी से शरीर में ऊर्जा का संचार हो सके। ओशो अपना भाषण हिंदी या अंग्रेजी में दिया करते थे। अनुयायियों को निर्देश थे कि भाषण के समय वो अपनी आंखें मुंदी रखें। ओशो विवादास्पद विषयों पर अपनी राय रखने के लिए मशहूर थे। विन मैककॉर्मिक अपनी किताब द रजनीश क्रॉनिकल में लिखते हैं, उनके विचार इतने विवादास्पद होते थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में चर्चा हुई थी। अलग अलग लोगों को आकृष्ट करने के लिए ओशो कई अलग अलग विषय चुनते थे। उनके श्रोतागण मिलीजुली पृष्ठभूमि से आते थे। हर आयु, धर्म और नस्ल के लोग उनका भाषण सुनने के लिए जमा होते थे। जो भी उनके संपर्क में आता था या तो उनका शिष्य बन जाता था या उनका विरोधी। कोई उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। उनकी सचिव लक्ष्मी बहुत सावधानी से उनसे मिलने वालों को चुना करती थी। उन सब से पहले एक डायनेमिक मेडिटेशन में शामिल होने के लिए कहा जाता था और फिर ओशो से उनकी मुलाकात कराई जाती थी। शुरू में वो रोज सुबह 6 बजे चौपाटी के समुद्र तट पर अपना भाषण दिया करते थे। रात में वो किसी हॉल या अपने घर पर ही लोगों को संबोधित करते थे। कभी कभी उनके सुनने वालों की संख्या 100 से 120 के बीच रहा करती थी और कभी कभी वो बढ़कर 5000 से 8000 के बीच हो जाया करती थी। कुछ दिनों बाद ओशो को मुंबई का जीवन कठिन लगने लगा। मुंबई की तेज बारिश के कारण उनकी एलर्जी और अस्थमा दिनों दिन बढ़ने लगा। उनके विदेशी अनुयायी भी मुंबई की मानसून बारिश के आदी नहीं थे। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सचिव से मुंबई के आसपास कोई जगह ढूंढने के लिए कहा। काफी सोच विचार के बाद तय किया गया कि वो पुणे में
अपना आश्रम बनाएंगे। पुणे का मौसम और आबो हवा मुंबई से बेहतर थे। उन्होंने आश्रम के लिए कोरेगांव को चुना। मां आनंदशीला लिखती हैं, पुणे पहुंचने के बाद ओशो ने अपने आप को लोगों से अलग थलग करना शुरू कर दिया। वो अपने अनुयायियों की पूरी निष्ठा में यकीन रखते थे। उनके यहाँ विदेशियों को अधिक तरजीह मिलने लगी और उन्होंने अधिकतर भारतीयों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो हमेशा कुर्सी पर बैठते थे और उनके शिष्य जमीन पर। जल्द ही उन्होंने पुणे में अपने को स्थापित कर लिया और रोज करीब 5,000 लोग उन्हें सुनने आने लगे। पुणे में रजनीश आश्रम के कारण भारत का पर्यटन उद्योग हर साल 15% की गति से बढ़ने लगा। रजनीश आश्रम ने पुणे को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई। उसने पुणे की अर्थव्यवस्था को भी एक स्थायित्व प्रदान किया और शहर में धन और रंगों की बहार आ गई। ओशो के आश्रम में तरह तरह की थेरेपीज दी जाने लगी और पानी की तरह पैसा आने लगा। इन थेरेपीज में सेक्स थेरेपीज को सबसे अधिक महत्व मिलने लगा। इनमें यौनिकता को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाने लगा। यौनिकता के साथ जुड़े नैतिक मुद्दों और निषिद्धताओं को ताक पर रख दिया गया। आनंदशीला लिखती हैं, भगवान चाहते थे कि हम बिना किसी जलन और अधिकार की भावना के काम करें। भारतीय लोगों को इन थेरेपीज में भाग नहीं लेने दिया जाता था। हर कोई ये नहीं समझ पाया कि ओशो ने इन थेरेपीज में भारतीय लोगों के भाग लेने पर क्यों रोक लगा दी। उनसे इस बारे में कई सवाल पूछे गए। उनका तर्क था कि पश्चिम के लोग एक उत्पीड़क दुनिया से आते हैं। उनका रहन सहन और मानसिकता भारतीय लोगों से बिल्कुल जुदा है। उनको एक सक्रिय थेरेपी की जरूरत है, जबकि भारतीय लोगों के लिए निष्क्रिय और शांत ध्यान पर्याप्त है। उनके इस तर्क से उनके भारतीय शिष्यों के पास ये संदेश गया कि वो आध्यात्मिक तौर पर पश्चिम से आने वाले लोगों से बेहतर है। ओशो ने अपने आश्रम में यौन पार्टनर्स को बदलने को हमेशा प्रोत्साहित किया। ओशो के एक शिष्य रहे टिम गेस्ट अपनी किताब माई लाइफ इन ऑरेंज ग्रोइंग अप विद द गुरु में लिखते हैं, कई भारतीय उनकी किताब संभोग से समाधि को पोर्नोग्राफिक किताब मानते हैं। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है, क्योंकि इसमें खुलेआम सेक्स के बारे में बात की गई है। ये किताब लिखकर वो कई सेक्स को दबाने की सोच रखने वाले साधु संतों के दुश्मन बन गए। अपने विचारों को खुलेआम अभिव्यक्त करने की उनकी वकालत को सेक्सुअल पार्टनर्स बदलने के प्रोत्साहन के रूप में देखा गया। उन पर आश्रम की महिलाओं से यौन उन्मुक्तता के आरोप भी लगे। थोड़े समय में पुणे के रजनीश आश्रम का कुल क्षेत्र 25,000 वर्ग मीटर हो गया। वहां पर एक मेडिकल सेंटर बनाया गया, जहां दुनिया भर से लाए गए डॉक्टरों और नर्सों को रखा गया। आश्रम में रहने वाले लोगों और पूर्णकालिक मजदूरों के लिए मेडिकल सेवा मुफ्त रखी गई। आनंदशीला लिखती हैं, ओशो नहीं चाहते थे कि उस संकुचित जगह में नवजात बच्चों को रखा जाए, इसलिए सन्यासिनों को गर्भवती होने के लिए हतोत्साहित किया जाता था। ओशो अक्सर यौन रेप्रेशन की बात करते थे, इसलिए सन्यासी खुला सेक्स जीवन जीते थे, जिसकी वजह से हमारे आश्रम में यौन संचारित रोग बढ़ने लगे। कुछ सन्यासियों के तो 1 महीने में 90 के करीब यौन संपर्क देखे गए। मुझे आश्चर्य होता था कि इतने व्यस्त दिन के बाद भी सन्यासियों को सेक्स के लिए समय किस तरह मिल पाता था। इस बीच ओशो की बीमारियां बढ़ने लगी। उनकी एलर्जी, अस्थमा और पीठ में दर्द और बढ़ गया। जब उनका मधुमेह बढ़ा तो उन्होंने अपने निवास से निकलना और भाषण देना बंद कर दिया। उनकी आंखें कमजोर होती चली गईं और किताब पढ़ने के बाद उनके सिर में दर्द रहने लगा। आनंदशीला लिखती हैं, उनको परफ्यूम और सेंट से बहुत एलर्जी थी।
हमें उन लोगों को उनके पास आने से रोकने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी जिन्होंने सेंट लगाया होता था। सुबह और शाम के भाषणों से पहले हर श्रोता के शरीर को सूंघा जाता था कि कहीं उसने कोई इत्र या परफ्यूम तो नहीं लगा रखा है। ये एक अजीब तरह की प्रक्रिया थी, लेकिन ओशो को एलर्जी से बचाने के लिए यह जरूरी था। बाहरी लोगों के लिए आश्रम का गेट सुबह 6 बजे खुलता था और रात 9 बजे बंद होता था। लेकिन अंततः पुणे से भी ओशो का दिल भर गया। उन्होंने अमेरिका में ओरेगन में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई जिसमें उनके हजारों शिष्य एक साथ रह सके। 31 मई 1981 को वो मुंबई से अपने नए आश्रम के लिए अमेरिका रवाना हुए। उनके साथ उनके 2500 आश्रम वासियों ने भी अमेरिका का रुख किया। इनमें मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इस बीच ओशो ने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदी, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और उनका अमेरिकी सपना ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में रहना पड़ा और आखिरकार 48 लाख रुपए जुर्माना देकर उन्हें जेल से निजात मिली और वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उन्होंने कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक कई देशों ने उन्हें अपने यहां लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हुए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने मात्र 58 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहा। पुणे के उनके निवास लाओ जू हाउस में उनकी समाधि बनाई गई, जिसके टॉम स्टोन पर लिखा गया, ओशो जो न कभी पैदा हुए न कभी मरे। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।